नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मारवा हाउस सीक्रेट अंडरग्राउंड। काफी लंबे समय तक लगातार जागे रहने के बाद भी भूमि को ज्यादा देर तक नींद नहीं आती। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सच की तह तक पहुंचने का फितूर था। सोने के ठीक 6 घंटे बाद उसकी हल्की सी नींद टूटती है और वो सचेत हो जाती है। उसे याद आता है कि उसके लिए कोई काम बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो झटके से उठकर बैठ जाती है। फिर उठकर फ्रेश होने के बाद वो सीधा अपने काम को अंजाम देने के इरादे से उन तीनों कैबिनेट को चेक करती है और पाती है कि अभी तक वो तीनों अलग अलग केबिन में बेहोशी की हालत में हैं। उनमें से किसी को भी होश नहीं आया है। अब वो अपना फोन उठाकर सीधा प्रीति को फोन करती है। प्रीति फोन उठाती है। हाँ भूमि दी, बोलिए। भूमि पूछती है, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? प्रीति जवाब देती है, मैं यहीं पर ही हूँ, सीक्रेट अंडरग्राउंड में ही लैब में काम कर रही हूँ। इतना कहने के बाद प्रीति 1 सेकंड रुकती है, लेकिन जब भूमि आगे कुछ नहीं कहती तब वो कुछ सोचकर आगे कहती है, भूमि दी, क्या आपको कोई जरूरी काम है? क्या वहाँ मेरी जरूरत है? अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं ये काम छोड़कर आपके पास आ सकती हूँ। अब भूमि बताती है, नहीं, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, पर फिलहाल तुम ये बताओ कि तुम्हें अपना काम पूरा करने में कितना वक्त और लगेगा। अब प्रीति अपने फोन को अपने कान और कंधे के बीच में फंसाकर दोबारा से अपना काम शुरू कर देती है और उसके बाद भूमि को जवाब देती है, ज्यादा नहीं, ये लगभग पूरा हो गया है, बस आधे या 1 घंटे में मैं इसकी रिपोर्ट्स लेकर आ जाऊंगी। अब भूमि कहती है, ठीक है, पहले तुम अपना काम पूरा कर लो, उसके बाद मिलते हैं। अभी मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि इन सबको होश कब आएगा? प्रीति जवाब देती है, मेरे हिसाब से अब इन्हें किसी भी पल होश आ सकता है। ये सुनने के बाद भूमि को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वह कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। प्रीति आगे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही भूमि फोन कॉल काट देती है। अब प्रीति अपने चेहरे से हैरानी के एक्सप्रेशन देती है और फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है। उसके बाद फोन को वापस अपनी जेब में रख लेती है और एक बार फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। इतना कहने के बाद भूमि अपना फोन नीचे कर लेती है और ठीक 15 सेकंड के बाद वो अनिका से मिलने का निश्चय करके सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर जाने लगती है। करीब 10 कदम चलने के बाद उसे ख्याल है कि वो अंडरग्राउंड नहीं जा सकती। ये ख्याल आते ही वो वापस पीछे की तरफ घूम जाती है और अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख लेती है और दूसरे हाथ में पकड़े हुए फोन को अपने माथे से लगाती है और फिर कुछ देर तक इसी तरह खड़ी रहती है। अचानक से कुछ तय करने के बाद वो अपना फोन नीचे करते हुए अनिका को मैसेज करती है, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। अब तक अनिका अपना काम पूरा करके अपनी सीक्रेट रिसर्च लैब से वापस आ चुकी थी। वापस आने के बाद उसकी निगाहें सबसे पहले रोहित को ढूंढती हैं, लेकिन रोहित कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिससे वो समझ जाती है कि रोहित अभी तक वापस नहीं आया है। अब अनिका जैसे ही अपना सामान अलमारी में रखती है, ठीक उसी वक्त उसे अपने फोन पर मैसेज की रिंग सुनाई देती है, जो कि उसे भूमि ने भेजा था। फोन को हाथ में लेकर अनिका अपने बिस्तर के कोने पर जाकर बैठ जाती है और फिर मैसेज पढ़ती है। इसके बाद वो मैसेज का तुरंत ही रिप्लाई कर देती है, तुम वहीं रुको, मैं वहीं आती हूँ। इसके बाद भूमि कुछ सोचकर कौटिल्य के कमरे में झांकने के लिए चली जाती है। जब भूमि उसके कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि कौटिल्य सामने ही बिस्तर पर सोया हुआ था। उसने दरवाजे की ओर चेहरा करके करवट ली हुई थी, मतलब उसका चेहरा दरवाजे की तरफ ही था। कौटिल्य का चेहरा देखकर भूमि के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज होती है, कौटिल्य भी अपनी आंखें खोलकर उसी ओर देखता है। भूमि को एहसास होता है कि उसके दरवाजा खोलने की वजह से कौटिल्य की नींद खराब हो गई है। अब भूमि अपने एक कान को हाथ लगाते हुए कह देती है, आई एम सॉरी, सो जाओ, मैं सिर्फ चेक कर रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। भूमि को इस तरह अपने कमरे में मुस्कुराकर झांकते हुए देखकर कौटिल्य को अच्छा लगता है। अब कौटिल्य सीधा लेटते हुए अपना चेहरा छत की ओर कर लेता है और फिर आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहता है, नींद में इंसान सोता ही है, इसमें देखने जैसा क्या है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी जासूसी करने आई। मेरी शाम की शुरुआत तुम्हारे जागने से हो रही है, इट्स अ गुड साइन। अब भूमि कहती है, तुम्हें अभी जागने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ, आराम से सो जाओ, जब नींद पूरी हो जाए तब आ जाना। भूमि अभी तक भी दरवाजे को पकड़े हुए ही खड़ी थी। भूमि के ऐसा कहते ही कौटिल्य करवट लेता है और अपने सिर को अपने हाथ की हथेली पर रख लेता है। फिर भूमि के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जाग गई हो, इसका मतलब यही है कि मेरे जागने का भी टाइम हो गया है, सब ठीक तो है ना? भूमि पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, मैंने कहा ना, सो जाओ। फिर बिना एक पल रुके आगे कहती है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तभी कहीं जाकर तुम अपनी नींद पूरी करोगे। इतना कहकर भूमि तेजी से दरवाजा बंद करके वहां से लौट जाती है। भूमि के ऐसा करते ही कौटिल्य झट से उठकर बैठ जाता है, लेकिन भूमि को जाने से रोक नहीं पाता। फिर वो अपने पास में रखा हुआ तकिया उठाकर अपनी गोद में रख लेता
और मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगता है। जब भूमि वापस अपनी जगह पर पहुंचती है तो सामने से अनिका को आते हुए देखती है। ठीक इसी वक्त अनिका को भूमि के पीछे की तरफ से कौटिल्य आते हुए दिखाई देता है। अनिका उन दोनों को देखकर चलते चलते ही कहती है, क्या बात है तुम दोनों एक साथ? तुम लोग सोए नहीं हो या नींद ने ही तुम लोगों से रिश्ता तोड़ लिया है? वैसे अच्छी नींद लेने से दिमाग अच्छी तरह काम करता है। भूमि को कौटिल्य के पीछे से आने का कोई आभास नहीं था। अनिका का दोनों शब्द सुनकर वो पीछे की तरफ मुड़कर देखती है। कौटिल्य को वहां पाकर वो मुस्कुराकर कौटिल्य को अपने चेहरे से हाव भाव दिखाकर नाराजगी दिखाती है, जैसे कि वो कह रही हो कि तुम्हें अभी उठने की कोई जरूरत नहीं थी। अब अनिका मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है और जाकर वहां मौजूद सोफे पर बैठ जाती है। अनिका को ऐसा करते हुए देखकर भूमि भी आगे बढ़कर उसी के पास जाकर बैठ जाती है। अब अनिका कौटिल्य को भी वहां बैठने के लिए अपने हाथ से इशारा कर देती है। कौटिल्य भी इन दोनों को ज्वाइन कर लेता है। भूमि कहती है, तुम मुझे ये बताओ कि उनकी बेहोशी कैसे तोड़ी जाए। मुझे इन तीनों से बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। फिर एक पल के लिए खामोश रहने के बाद अनिका से कहती है, और मुझे ये बताओ कि तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हो? इन सवालों के चलते मेरी नींद उड़ गई है। अब अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है और वो भूमि से कहती है, अच्छा पहले तुम बताओ अपने सवालों को लेकर तुम क्यों परेशान हो? मुझे परेशानी जैसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। अनिका की ये बात सुनकर भूमि अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें परेशानी की कोई बात दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो लड़की जो हमें पहले डिपार्टमेंट की हैकर लग रही थी, वही लड़की जो बाद में हमें तुम्हारी सेफ्टी साइबर सिक्योरिटी टीम की मेंबर लग रही थी, वही लड़की जो दमयंती देवी की खास खिलाड़ी भी है, अब वो हमारे पास है। लेकिन वो जो एक लग रही थी वो एक नहीं बल्कि दो हैं। अब सवाल ये है कि इन दो में से वो एक कौन सी है? ये कैसे पता चलेगा कि किससे सच उगलवाना है? अनिका भूमि की बातों को एकटक होकर सुन रही थी। वो देख पा रही थी कि भूमि की बातें सुनने में कितनी गोल गोल लग रही हैं, जो इस बात का साक्ष्य थी कि इस विषय को लेकर भूमि कितना परेशान है। इतना कहने के बाद भूमि अपने दोनों हाथ अपने कानों के ठीक ऊपर सिर पर रखते हुए आगे कहती है, एक ने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है और दूसरी ने दमयंती देवी की सेना को। बताओ कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत, या फिर दोनों ही गलत हैं? अब कौटिल्य कहता है, दो लोगों के चेहरों में इतनी सिमिलैरिटी होना साफ दिखाता है कि ये दोनों जुड़वा हैं और इसी बात का ये फायदा उठा रही थीं, अथवा ये भी संभव है कि ये दोनों सगी बहनें हों, क्योंकि जुड़वा कभी कभी सगे भाई या बहनों में इस तरह के चेहरे देखने को मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों ही दोषी हैं। अब भूमि कहती है, पहले तो मुझे लगा कि वो एक ही है। जब हम उसे मॉरिशस में पकड़ने में कामयाब हो गए तब भी छठी इंद्री के अनुसार वो अपने घर में ही मौजूद थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसने हमें बेवकूफ बनाने के लिए विजुअल इम्पैक्ट का इस्तेमाल किया है। इसी बात को बीच में काटकर कौटिल्य भूमि की बात पर सहमति जताते हुए कहता है, बड़ी ही हैरानी की बात है कि उन दोनों ने लोगों को कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो दो हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि वो दोनों मिली हुई हैं। जब एक ग्राउंड पर होती है तो दूसरी अंडरग्राउंड हो जाती है, या फिर दिल्ली से दूर। अब भूमि बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल सही। इसलिए जब छठी इंद्री ने कहा कि उसे 100% भरोसा है कि वो अंदर ही है और उन्होंने उसे छूकर भी देखा है, तब मुझे लगा कि जरूर कोई दूसरी लड़की है और निपुण मीणा की वास्तविकता को छुपाए रखने के लिए उसने मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन प्रीति ने अच्छे से चेक किया है, वो उसका असली चेहरा है। अब मेरे मन में सवाल ये भी है कि इन दोनों की क्वालिटी एक जैसी है, या इनमें से कोई एक ही ऐसी है जो काबिल होने के साथ साथ क्रिमिनल भी है और बाकी सभी कारनामों को अंजाम देती है। इतना कहने के बाद भूमि चुप हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। कौटिल्य भी इसी विषय पर मन ही मन विचार मंथन में लगा था, जबकि अनिका दोनों को शांत भाव से देख रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद जब अनिका को लगता है कि भूमि और कौटिल्य के सवाल खत्म हो गए हैं, तब वो कहती है, अपने अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो। ये तभी तक सोचने का विषय था जब तक कि ये दोनों सभी को बेवकूफ बनाने में कामयाब थीं। अब उन दोनों का सच तुम्हारे सामने है और छुपा हुआ सच उगलवाने की देर है। फिलहाल क्योंकि वो दोनों तुम्हारे कब्जे में है, इसलिए अब दिमाग नहीं हाथ चलाने की बारी है। ठीक इसी वक्त प्रीति वहां आ पहुंचती है और कहती है, और जहां तक उनकी बेहोशी की बात है तो भूमि दी, मैं उसे अभी दूर किए देती हूँ। वैसे भी वो तीनों बहुत सो चुकी हैं, उनके जागने का वक्त हो गया है। लौटते हुए बच्चे माइनस दिल्ली। इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड वापस जाने के लिए रास्ता बना पाते, उससे पहले ही दो ही पल में हर तरफ धुआं धुआं दिखाई देने लगता है। जिससे पहले हवन सामग्री जैसी सुगंध आ रही थी और उसके तुरंत बाद ये महक किसी और तरह की गंध में बदल जाती है। रुद्रमा देवी जो साध्वी का रूप लेकर बैठी थी, उसके एक इशारे पर उसके साथ मौजूद स्त्रियों की मंडली अपनी अपनी जगह से उठती हैं और कई कई कदम दूर तक फैल जाती हैं। अपने अपने हाथ में मिट्टी का पात्र लेकर सभी और वायु शुद्ध करने के लिए गुग्गुल धूप को एक गत्ते की मदद से चारों तरफ फैलाने लगती हैं।
वो सभी गाड़ियों के पास झुककर बैठते हुए बड़ी ही होशियारी से उस धुएं को गाड़ियों की एयर कंडीशनर के रास्ते के द्वारा अंदर भी पहुंचा देती हैं। अब तक रुद्रमा देवी ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मारवा की सिक्योरिटी से दो हाथ करने में कोई समझदारी नहीं है। यहाँ बल नहीं, केवल छल ही है जो काम आएगा और उसे विजय दिलाएगा। इसी के तहत उसने योजना बनाई और उस पर अमल किया। इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक पाएं या कुछ समझ पाएं, उन सभी का दिमाग एकदम शांत हो जाता है। ये खुशबू ऐसे मंत्रमुग्ध करने वाली थी कि दिमाग ही नहीं, शरीर भी एकदम ढीला पड़ जाता है। आंखें स्थिर हो जाती हैं, मन मोह माया से दूर होकर एकदम एकाग्र हो जाता है। न कुछ सोच पाता है और न ही किसी को कुछ करने की इच्छा होती है। यहाँ तक कि सभी के शरीर की हलचल भी पूरी तरह से जा चुकी थी। सभी अपनी अपनी जगह पर मूर्तिवत हो जाते हैं, जबकि उनमें से कुछ बेहोश होकर अपनी अपनी जगह पर लुढ़क जाते हैं। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स ही नहीं, बल्कि आसपास मौजूद सभी लोगों का यही हाल था। जैसे ही वो धुआं गाड़ियों के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही अलेक्जेंडर कहता है, इस हवा में हाइड्रोजन साइनाइड का कंपोनेंट है। अलेक्जेंडर की बात अलग अलग गाड़ियों में बैठे हुए रिया और आर्यन भी सुन रहे थे। वो तीनों ब्लूटूथ के जरिए से एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इतना सुनने के बाद रिया और आर्यन भी अपनी अपनी जगह पर लुढ़क कर बेहोश हो जाते हैं। बिल्कुल यही स्थिति अपनी गाड़ी में अलेक्जेंडर की थी। रुद्रमा देवी और उसके साथ आई हुई स्त्रियों ने अपने मुंह नाक को विशेष प्रकार के मास्क से ढक लिया था। रुद्रमा देवी तेज गति से अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और सीधा उन 3 गाड़ियों के पास पहुंच जाती है जिनमें बच्चे थे। रुद्रमा देवी की यति और गति को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र किस पड़ाव पर है। उसका व्यवहार और शरीर की फुर्ती किसी भी नौजवान के शरीर को लज्जित कर सकती थी। वो अपनी सिपाहियों से कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड हैं। इन गाड़ियों की छत को काटकर रिया को बाहर निकालो। इन दरवाजों को खोलने की कोशिश में हम अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। वैसे भी हमारे पास यहाँ से जाने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय है, जल्दी करो। ये सुनते ही कुछ स्त्रियां छलांग लगाकर गाड़ियों की छत पर चढ़ जाती हैं और अपनी कमर से लेजर नाइफ निकालकर उसे काटने लगती हैं। तभी उनमें से एक स्त्री रुद्रमा देवी से कहती है, इनमें बच्चों को चोट आ सकती है। अब रुद्रमा देवी जवाब देती है, सिर्फ चोट आएगी, मरेंगे नहीं। जितना कहा है, भाहीन होकर उतना ही करो। ये कोई सामान्य प्रकार का हथियार नहीं था। इसकी मदद से कुछ ही सेकंड में मोटे से मोटे व बड़े से बड़े पेड़ को काटकर जमीन पर गिराया जा सकता था। मजबूत से मजबूत धातु को पलक झपकते ही काटा जा सकता था। जैसे ही पहली गाड़ी की छत कटती है, तभी उस पर मौजूद स्त्री कहती है, इसमें आर्यन मौजूद है, क्या इसे भी ले चले? रुद्रमा देवी जवाब देती है, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। योजना के लिए जितना पर्याप्त है, सिर्फ उतना ही लेकर चलो। अब तक दूसरी गाड़ी की छत भी पूरी तरह से कट चुकी थी। रिया इसी में मौजूद थी। उस छत पर खड़ी स्त्री रुद्रमा देवी से कहती है, रिया मिल गई है। रुद्रमा देवी कहती है, उसे निकालो और चलो। अब हमारे पास सिर्फ 65 सेकंड ही बाकी हैं। वो स्त्री नीचे झुकती है और अपनी साथी की मदद से रिया को बाहर निकाल लेती है। पलक झपकते ही वो सभी वहां से दौड़ पड़ती हैं। इधर जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड और वहां मौजूद बाकी लोगों की मूर्छा टूटती है, तो उनकी आंखों के सामने से साध्वी और उनकी शिष्याएं सभी गायब हो चुकी थी। लोग पहले तसल्ली करते हैं कि उनका कोई सामान गायब तो नहीं हुआ। जब उन्हें अपना सब कुछ सही सलामत मिलता है, तो वो जय जयकार करने लगते हैं कि साध्वी अपनी शिष्यों के साथ अंतर्ध्यान हो गई, जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स की स्थिति ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। अलेक्जेंडर और आर्यन सुरक्षित थे, लेकिन रिया का कहीं कोई पता नहीं था। उधर 2 मिनट से भी कम समय में रुद्रमा देवी अपनी तैयारी के अनुसार रिया को लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है। वो बेहोश रिया को अपनी गोद में लेकर हेलीकॉप्टर में सवार होकर कुछ क्षेत्रीय साथियों के साथ कुछ ही पलों में हवा हवाई हो जाती है। मारवा हाउस। इधर प्रीति के हाथ में रिपोर्ट्स थी। वो अनिका के साथ इस पर डिस्कशन करना चाहती थी कि ठीक इसी वक्त अनिका के फोन पर इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड की कॉल आती है। अनिका जैसे ही फोन उठाती है, उसे दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड कहता है, आई एम सो सॉरी मैडम, हम कुछ नहीं कर पाए। हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही ये सारी घटना घट गई। हमें ये भी नहीं पता कि अचानक से हमें क्या हुआ था। गार्ड की गोल गोल बातें सुनकर अनिका कुछ समझ नहीं पाती, इसलिए वो उससे कहती है, पहले तुम शांत हो जाओ और उसके बाद ठीक से बताओ कि क्या कहना चाहते हो। अनिका की ये बात सुनने के बाद इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड विस्तार से सारी घटना कह सुनाता है। ये खबर सुनने के बाद अनिका का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगता है। उसकी मुट्ठियां बंद हो जाती हैं। अनिका के हाव भाव देखकर भूमि और प्रीति एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें ये तो समझ में आ गया था कि जरूर कोई बड़ी घटना घटी है, लेकिन क्या, वो ये नहीं जानती थी। अब भूमि अनिका से कहती है, किसका फोन था, क्या हुआ है? भूमि अभी ये सब कुछ पूछ ही रही थी कि अनिका बिना कोई जवाब दिए सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है। भूमि कुछ कदम उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन फिर रुक जाती है,
क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वो अभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। इसके बाद वो घूमकर वापस अपनी जगह पर ही आ जाती है जहाँ प्रीति और कौटिल्य पहले से ही मौजूद थे। उनके पास आकर भूमि सोचते हुए कहती है, ऐसा क्या हो सकता है जो वो बिना कुछ बताए इतनी तेजी से बाहर चली गई। ये कहने के बाद वो प्रीति की तरफ देखती है, क्योंकि प्रीति बाहर जा सकती थी और पता कर सकती थी कि क्या मसला है। इससे पहले कि भूमि अपनी बात को शब्दों का रूप देती, प्रीति उसका जवाब देते हुए कहती है, जो बात हमारे जानने लायक होगी वो हमें खुद पता चल जाएगी। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। उधर ये खबर अनिका से भी पहले रोहित के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन रोहित अनिका को फोन नहीं करता। वो अच्छी तरह जानता था कि ये खबर सुनकर अनिका पर क्या बीतेगी, इसलिए वो सीधा अनिका से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही अनिका मारवा हाउस से बाहर निकलने के लिए डाइनिंग हॉल तक पहुंचती है, वहीं पर उसे रोहित सामने से आता हुआ दिखाई देता है। रोहित अनिका की आंखों में गुस्सा साफ साफ देख सकता था। अब तक अनिका की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसके गुस्से की वजह से उसका चेहरा एकदम सुर्ख दिखाई दे रहा था। जैसे ही रोहित अनिका के पास पहुंचता है, अनिका कुछ बोलना चाहती थी कि तभी रोहित उसके होठों पर हाथ रख देता है, जिसका मतलब था कि यहाँ वो कुछ न कहे। अब अनिका रोहित का हाथ नीचे करके फिर से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित उससे पहले ही कह देता है, प्लीज मेरे साथ चलो। अब अनिका खामोश हो जाती है और अचंभित होकर रोहित की तरफ देखती है। अब रोहित अनिका के गाल पर अपना हाथ रखते हुए बड़ी ही धीमी आवाज में कहता है, ये बात सभी को पता चलेगी तो सभी परेशान हो जाएंगे। रोहित की ये बात सुनकर अनिका को बड़ा ही अजीब लगता है कि यहाँ उसकी बेटी एक ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिसमें दिल नाम की कोई चीज नहीं है, जिसके लिए सही और गलत की कोई परिभाषा नहीं है। रोहित को इस वक्त बाकी सभी की परेशानी की फिक्र है। अनिका के मन में चल रही बात उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। रोहित अच्छी तरह जानता था कि ये ऐसा विषय नहीं है जिस पर धैर्य से काम लिया जाए, इसलिए इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए वो अनिका का हाथ पकड़ता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में दोनों अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं। रोहित अंदर जाने के बाद कमरे का दरवाजा ठीक तरह से बंद कर देता है। अब अनिका कहती है, क्या इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि इस बात को छुपाकर कैसे रखा जाए, या ये सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी बेटी को वापस कैसे लाया जाए। वो लोग एक बार यहाँ से बाहर निकल गए तो उन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। फिर अपना गुस्सा दिखाते हुए कहती है, आज मेरे हाथों से उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद अनिका बाहर जाने के लिए मुड़ जाती है। तभी रोहित एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कब से एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम पहले मेरी बात सुन लो। अनिका कहती है, मैं सारी बातें बाद में सुनूंगी, पहले मुझे मेरी रिया चाहिए। अभी वो कितनी छोटी है, वो उन लोगों का सामना करना तो दूर, वो उनकी दी हुई तकलीफ भी नहीं झेल सकती। फिर कुछ सोचकर अनिका के चेहरे पर दर्द उतर आता है और वो कहती है, न जाने क्या सोचकर वो उसे लेकर गए हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके सामने अनिका है या रिया, वो उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब अनिका रोहित को आदेश देने के स्वर में बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम मुझे अभी जाने दो। तुम्हें जो भी बात करनी है मैं उसे आने के बाद सुनूंगी। मुझे खुद भी तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है, लेकिन अभी नहीं। इसके बाद अनिका बिना एक पल का इंतजार किए अपना हाथ झटक कर रोहित के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है, वैसे ही रोहित उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरी बात सुनो अनिका। इस बार अनिका की भौहें चढ़ जाती हैं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो रोहित को घूरते हुए कहती है, मैं भूल जाऊंगी कि मेरे सामने कौन खड़ा है। हट जाओ, तुम नहीं जानते कि वो हमारी बेटी के साथ क्या कर सकते हैं। रोहित कहता है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, यही सही वक्त है जब तुम अपनी योजनाओं को अंजाम दे सकती हो। एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन अनिका कुछ नहीं सुनना चाहती थी। जब रोहित सामने से नहीं हटता तो अनिका लड़ने के लिए पोजीशन ले लेती है। अनिका को इस मोड़ में देखकर रोहित अपने बचाव के लिए तैयार हो जाता है और उसी स्थिति में कहता है, तुम मुझे बताओ, क्या रिया मुझे तुमसे कम प्यारी है? क्या मैं उसे कुछ होने दूंगा? कम से कम एक पल मेरी बात तो सुनो। अनिका रोहित पर वार करती है और रोहित अपना बचाव करता है। इससे पहले कि अनिका का दूसरा दांव रोहित की ओर बढ़ता और भारी पड़ता, उससे पहले ही रोहित कहता है, अगर रिया को कुछ हो जाए तो तुम मेरी जान ले लेना, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा। थोड़ा शांति से काम लो और कम से कम पहले सुनो तो सही। दमयंती देवी का किला। सूरज ढल चुका था। आसमान में अंधेरे से पहले की लालिमा छाई हुई थी। दमयंती देवी अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके विश्राम की पोजीशन बनाए हुए खड़ी थी और खुले आसमान के नीचे खड़ी अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाए आसमान को देख रही थी। वो एकदम शांत थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वातावरण का आनंद ले रही हो अथवा आसमान से उसकी शक्ति अपने अंदर खींच रही हो। तभी दो स्त्रियां जाकर उसके पास कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती हैं। दमयंती देवी को उनके आने की खबर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसी स्थिति में मगन रहती है। फिर कुछ देर के बाद उन दोनों की तरफ देखती है
अपने हाथों को उसने अभी भी पीछे की तरफ ही रखा हुआ था, लेकिन घूमकर उन औरतों की ओर चेहरा करके खड़ी हो जाती है। फिर आदेश के स्वर में कहती है, बोलो। उनमें से एक स्त्री कहती है, माँ साहिब, रिया मिल गई है। वो लोग रिया को लेकर वहां से उड़न तश्तरी में बैठकर निकल चुके हैं। बहुत ही जल्द वो यहाँ पहुंच जाएंगे। योगराज का पार्टी हाउस। योगराज अपने खुफिया कमरे में मौजूद था और इधर से उधर बेचैन होकर टहल रहा था। उसे रह रहकर किसी अनहोनी का संदेह हो रहा था। बीतते हुए वक्त के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। वो लगातार अपने एक हाथ की हथेली पर दूसरे हाथ के मुक्के से धीरे धीरे मारते हुए एक कोने से दूसरे कोने में जाता और दूसरे कोने से फिर पहले कोने की तरफ आता। उसके चेहरे और शरीर के हावभाव साफ बता रहे थे कि वो कितना चिंतित है। ठीक इसी वक्त गजेंद्र पाल वहां आ पहुंचता है। बिना सोचे समझे, बिना दरवाजा खटखटाए वो धड़ाम की जोरों की आवाज के साथ दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और वहीं खड़ा होकर अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर नीचे की ओर झुक जाता है और फिर लंबी लंबी सांस लेने लगता है। उसे देखकर भी साफ पता चल रहा था कि बड़ी ही हड़बड़ी में वो यहाँ पहुंचा है। अब उसे देखकर योगराज अपनी जगह पर रुक जाता है और कुछ कदम गजेंद्र पाल की ओर बढ़ जाता है। गजेंद्र पाल अभी भी कमरे के दरवाजे से 2 कदम अंदर खड़ा हाँफ रहा था। योगराज उसे देखकर झट से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद अपने हाथों से गिलास में पानी डालकर उसकी ओर बढ़ाता है और कहता है, पहले बैठ जाओ और पानी पी लो। गजेंद्र भी कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं देता और योगराज के कहे अनुसार पास में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और एक ही घूंट में सारा पानी पी जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें और माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। अब योगराज उसके कंधे पर हाथ रखता है, मानो उसे हौसला दे रहा हो। योगराज का इस तरह का व्यवहार साफ साफ बता रहा था कि गजेंद्र पाल जितना घबराया हुआ है, योगराज किसी भी मायने में उससे कम डरा हुआ नहीं है। इस वक्त वो दोनों ही एक दूसरे के बुरे वक्त के साथी हैं। गजेंद्र पाल अपनी घबराई हुई आवाज में कहता है, भैया जी, समझ लीजिए कि मौत सामने ही खड़ी है। अब योगराज कहता है, अरे साफ साफ कहो कि क्या कहना चाहते हो। मेरा मतलब है कि पूरी बात बताओ कि तुम क्या सूचना लाए हो। योगराज के शब्द और वाक्य दोनों ही लड़खड़ा रहे थे। अब गजेंद्र पाल अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और कहता है, भैया जी, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। उन्हें रिया चाहिए थी और वो रिया को यहाँ से ले जाने में कामयाब रहे। उन्हें अपने काम को अंजाम देने में 1 घंटे का समय भी नहीं लगा। इससे पहले कि गजेंद्र पाल आगे कुछ बोल पाता, योगराज पूछता है, पहले ये बताओ कि इस मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा था। गजेंद्र पाल योगराज की तरफ देखते हुए कहता है, रुद्रमा, माँ रुद्रमा देवी। ये सुनकर योगराज हैरान रह जाता है और कहता है, तब तो इस मिशन को सफल होना ही था। वो स्त्री कोई आम अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र है। उसकी सोच वहां से शुरू होती है जहां पर सब सोचना बंद कर देते हैं। वो सिर्फ दिमाग से खेलती है। इतना कहने के बाद तुरंत योगराज के दिमाग में एक दूसरी बात आ जाती है और वो झट से कहता है, रुद्रमा देवी ने नेतृत्व किया तो फिर लक्ष्य कहाँ है? क्या लक्ष्य भी इस मिशन में उनके साथ थी? गजेंद्र पाल जवाब देता है, नहीं भैया जी, वो उनके साथ नहीं थी। मैंने वहां हर तरफ अच्छी तरह से देखा था। उसके जैसी कोई भी लड़की वहां पर कहीं भी मौजूद नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिया को इसलिए लेकर गए हैं क्योंकि माँ साहिब के दुश्मनों ने लक्ष्य को खोज निकाला है। योगराज कहता है, कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं जानते, लेकिन वो अनजाना सच ये नहीं हो सकता। लक्ष्य वो है जिसे किसी ने देखा नहीं, जिसे कोई जानता नहीं, तो सोचो कि उसे पकड़ा कैसे जा सकता है। तुम ही बताओ, क्या हवा को कैद किया जा सकता है? अब गजेंद्र पाल कहता है, भैया जी, छोटा मुंह और बड़ी बात। वो मारवा और गोहेर हैं जिनके दिमाग योजना का तोड़ नहीं। उनसे कोई भी राज ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। बस तभी तक कह लीजिए जब तक वो मैदान में उतरे नहीं। मैंने जितना पता लगाने की कोशिश की उससे बस इतना ही जान पाया हूँ कि पिछला मिशन मॉरिशस में किया गया है और वो लक्ष्य के नेतृत्व में था। वो मिशन हाथ में आने के बाद भी असफल रहा है क्योंकि माँ साहब ने लक्ष्य को तुरंत मिशन को छोड़कर लौटने के आदेश दिए थे। अब योगराज आगे कहता है, माँ साहब ऐसा क्यों करेंगी? फिर कुछ सोचकर बोलना शुरू करता है, अगर लक्ष्य मिशन में ही नहीं है और नेतृत्व रुद्रमा देवी कर रही है तो मतलब। इतना कहने के बाद योगराज गजेंद्र पाल की तरफ और गजेंद्र पाल योगराज की तरफ भयभीत आंखों से देखते हैं। योगराज अपना हाथ अपने माथे पर रख लेता है और फिर नीचे मुंह करके वहीं रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है। 2 पल की खामोशी के बाद वो अच्छी तरह सोच समझकर कहता है, कल रात ही सान्याल पार्टी हाउस जमीन में धंसा है और सब कुछ आग की लपटों में स्वाहा हो गया। किसी का भी शरीर तक नहीं मिला। अगर हमारे सोचने की दशा और दिशा दोनों सही है तो हमें आज ही इस जगह को छोड़ना होगा। फिर बड़ी ही जल्दबाजी में अपनी बात को बदलते हुए चिंतित स्वर में कहता है, नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं रहेगा। हम भारत में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। सबसे पहले तुम बताओ, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का इंतजाम करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? जब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं हो जाता
हमारे लिए जरूरी काम का अथवा बीमारी का बहाना करके यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। इतना कहने के बाद वो एक बार फिर से अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और अपनी आंखों को बंद करके 2-4 कदम चलता है और फिर वापस गजेंद्र पाल की तरफ मुड़कर कहता है, हमें आज के आज और अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि हमारा पार्टी हाउस ढह जाए और हम इसमें दबकर मर जाएं। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अनिका और रोहित का बेडरूम माइनस मारवा हाउस। अनिका रोहित की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो ये कहते हुए रोहित पर अगला वार करती है, मैं किसी भी कीमत पर उन्हें अपनी बेटी यहाँ से बाहर नहीं ले जाने दूंगी। जैसे ही अनिका वार करती है वैसे ही रोहित उसके हाथ को लॉक करके उसे घुमा देता है और पीछे की ओर से कमर से पकड़ लेता है। अब अनिका कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अब रोहित धीरे से उसके कान के पास आकर कहता है, तुम्हें अपनी माँ का गिफ्ट याद है या नहीं। रोहित के इतना कहने से पहले अनिका बड़ी ही फुर्ती से एक जोरदार कोहनी रोहित के पेट में रख चुकी थी, लेकिन ये सुनते ही अब वो थोड़ा रुक जाती है और फिर घूर कर रोहित की तरफ देखती